कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। ये सेशन एक बार फिर से प्रैक्टिस आधारित सेशन है, लेकिन यहां पर मैं एक नए पैटर्न के क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट की लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस सेशन को मैंने काफी छोटा रखने के लिए सिर्फ इसमें 5 ही क्वेश्चन लिए हैं और इसको मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं कि इस तरह के सवाल में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जिस तरीके से आप नॉर्मल इंप्रूवमेंट के सवाल बनाते हैं, सेम वही प्रक्रिया यहां पर भी लगाई जाती है और उसी आधार पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। बात ऐसी थी कि एक बच्चे का रिक्वेस्ट था कि सर इस तरह का सवाल पूछ रहा है और काफी उलझन हो रही है, क्योंकि इंप्रूवमेंट में मैंने तो ऐसा देखा है कि एक बोल्ड किया हुआ रहता है, 4 ऑप्शन होते हैं और उसका 5वां होता है नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। लेकिन यहां पर सर 3-3 ऑप्शन दिया हुआ है और फिर जो आंसर है वो कुछ अलग तरीके का है। तो इसीलिए ये जो इंप्रूवमेंट का सेशन पीछे रुका था, फिर से एक बार उसमें एक नया अध्याय जोड़ते हुए आज उसके 15वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 5 सवाल है, वही 30 सेकंड की समय सीमा हम आपके सामने रखेंगे और फिर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे और ये पक्का है कि कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि इस पैटर्न में आखिरकार नया क्या है और आप इसे कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चले देखा जाए। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने रखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक नया पैटर्न, जो कि एग्जामिनेशन में, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन में कई बार देखा गया है और पूछा भी जाता है इस तरह का सवाल। और एक और चीज है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर इस तरीके का नहीं पूछा जाता है। देखिए, दिन ब दिन एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल रहा है। एसएससी ने भी अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न बदला है, तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस तरीके का सवाल यहां पूछा जाता है, वहां पूछा जाता है। इंग्लिश में सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बस इतना ही कहता हूं कि इंग्लिश में समझदारी को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, तभी आप भाषाई तौर पर विकसित हो पाएंगे। अदरवाइज रूल्स रटेंगे तो ये आपके लिए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नई उलझन खड़ा करेगा और आप फंसेंगे। इसीलिए इस सवाल को बनाइए, फिर देखिए कि इसमें क्या अंतर है जो कि नॉर्मल एक परंपरागत इंप्रूवमेंट में पूछा जाता है। और ये इंप्रूवमेंट एसएससी में भी पूछा जाता है, बैंकिंग में भी पूछा जाता है और डिफरेंट एग्जामिनेशन जहां पर की इंग्लिश है वहां पर इससे सवाल होते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन का सवाल आपके सामने रखते हैं। उससे पहले हम चलिए अब यहां पर देखा जाए कि सवाल में क्या है। पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर हम इस सवाल के लिए आपको समय देंगे और फिर हम इसका सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, इंप्रूवमेंट का पहला सवाल है और क्या कह रहा है कि which of the phrases 1, 2 and 3 given below each sentence should replace the phrase printed in bold letter green। मैंने ग्रीन यहां इसलिए किया है कि ताकि आपको यह आसानी से दिखे। ये जो ग्रीन में दिया हुआ है, कह रहा है to make the sentence grammatically correct, choose the best option among the given alternatives that reflect the correct use of phrase in the context of grammatically correct sentence. If sentence is correct, it is as it is, mark E, that is no correction required as the answer। मतलब क्या कह रहा है कि देखिए, ये जो बोल्ड वाला हिस्सा यहां पर है जो ग्रीन कलर से है, उसके बदले फ्रेज 1, 2 and 3 दिया हुआ है और ये कह रहा है कि आप देखिए कि इसमें से इसको किस किस से बदल करके हम एक सही सेंटेंस जो कि ग्रामेटिकली भी और मीनिंग के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से फिट बना सकते हैं। और उसमें ऑप्शन क्या है कि आप देखिए कि सिर्फ 1 है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 3 है। मतलब यह है कि इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा। कह रहा है कि ओनली 1 and 2 आर करेक्ट और लास्ट में है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो देखिए, यहां तक कोई भी बदलाव इसमें नहीं है। इस तरह के सवाल में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जहां कहीं भी अमूमन दिख रहा है तो एक जगह पे सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहा है। तो 2 ऑप्शन कहने का मतलब है कि इसमें जो फ्रेजेस आएंगे, पहला वाला और तीसरा वाला, जैसे कि यहां पर पहला और दूसरा है, तो पहले और दूसरे का मीनिंग जो है वो एक जैसा होगा। तो सेम मीनिंग वाले जो होंगे
वो अगर वहां पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दोनों को वहां फिट कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। पहले ये होता था कि ये दिया हुआ है, बोल्ड में इटैलिक करके एक अलग सेंटेंस का फ्रेज मार्क किया जाता था और यह कहा जाता था कि आप बताओ कि इस फ्रेज के बदले दिए गए ऑप्शन में, और वहां पर 5 होते थे, 1 2 3 4, एक और होता था और 5वां होता था नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो कुछ ज्यादा नहीं बदला है, मेरे पास जो चॉइसेस हैं वो 3 हैं और इसको अरेंज किया गया है कि सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3, या 1 और 2 दोनों, या 1 और 3 दोनों, या 2 और 3 दोनों। इस तरीके से आपके ऑप्शन में इसको बदलाव करेगा। तो कोई खास बात यहां पर नहीं है, आप सेम इंप्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, ग्रामेटिकल नॉर्म्स को देखते हुए, एलिमिनेशन के आधार पर और सेंस के आधार पर अपने ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं, आप भी इसको सॉल्व कीजिए। मैं आपके लिए 30 सेकंड की समय सीमा तय रख रहा हूं यहां पर। आप इसको अगर उस समय सीमा में नहीं बना पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप आराम से इसको बनाइए और फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन को देखिए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर हम अगर इस सवाल को देखते हैं तो कह रहा है इन्फ्लेशन हैज है, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, V3। ठीक है, ऑलरेडी ड्रिवन द रियल रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स। देखिए रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स ये भी यहां पर सही है, प्रेपोजिशन का सही इस्तेमाल हुआ है, इनटू नेगेटिव टेरिटरी, और यहां पर इस प्रेपोजिशन का भी सही इस्तेमाल हुआ है। वैसे भी अगर हम देखते हैं द रियल रिटर्न ड्राइविंग, तो इसके साथ हैज के साथ ये लगाना, ये मेरा ऑप्शन खत्म हो गया यहां से। ठीक है, तो जैसे ही मेरा ये ऑप्शन खत्म होता है तो मेरा जो है ये पहला वाला ऑप्शन खत्म हो गया और यहां से मेरा तीसरा जो डी है, चौथा, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ओनली टू ड्रिवन द रियल रिटर्न्स ओवर, यहां पर फिर ये प्रेपोजिशन में चेंज है और यहां से द हटा लिया है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मतलब है कि 3 के तीनों की जरूरत नहीं है। यहां पर जो दिया हुआ है यही सही फ्रेज है कि इन्फ्लेशन हैज ऑलरेडी ड्रिवन द रियल रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स इनटू नेगेटिव टेरिटरी, और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ई। देखिए हमेशा से एलिमिनेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। जैसे कि पहला मेरा यहां पर गया कि ड्राइविंग तो यहां होगा नहीं, तो मेरा 1 नंबर ऑप्शन ये खत्म हो गया और जो मेरा टेंशन वाला था वो भी खत्म हो गया कि मतलब 1 और 2 या 2 और 3। तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट करके आराम से बना सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है और कोई टफ टास्क नहीं है ऐसा कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा लेंदी हो गया, हो सकता है कि थोड़ा समय इसमें आपको ज्यादा लग जाए, ठीक है, सोचने में, लेकिन अभ्यास करेंगे तो उसके आधार पर आप बना पाएंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं यहां पर यही कहूंगा कि बैंकिंग नॉर्म्स, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ दिन में कुछ बैंकिंग नॉर्म्स को इंग्लिश के नाम पर ही मैं आपके सामने रखूं ताकि आप समझ पाएं कि आगे जब पैराग्राफ में उस तरीके का पूछा जाए तो आप बना सकें फिलर्स में, सेंटेंस अरेंजमेंट में। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि गाहे बगाहे हर बच्चे को ये परेशानी हो ही जाती है और मिल ही जाते हैं ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, टफ बहुत हो रहा है। तो हम उसको देखते हैं कितनी जल्दी कर पाते हैं। लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट इवेंट्स के साथ जुड़े रहें और जो फाइनेंशियल और बैंकिंग टॉपिक है आप उसको कवर करने की कोशिश करें। साथ में जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अब स्ट्रक्चर देखिए कि कैसे लिखा जाता है, सेंस डेवलप करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास के दौरान आप बिल्कुल वहां तक पहुंचेंगे जहां आप अच्छा मार्क्स अर्जित कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है यहां पर। अब देखिए कि यहां एक फ्रेज है जो ग्रीन कलर में है, इन टेंडम ऑफ है।
अब यहां पर ये इन टेंडम है, पहले तो इसको समझिए कि ये इन टेंडम क्या होता है। तो एक जो है, एक है इन टेंडम, ठीक है, इसका मतलब होता है एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, ठीक है। इसका मतलब यह होता है द सीट्स वर इन टेंडम, है ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो दूसरा है, अगर हम इसको विद के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन टेंडम विद, इसका मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। मतलब है कि ही रन्स अ शॉप, ही रन्स अ शॉप इन टेंडम विद हिज ब्रदर। क्या हो जाएगा? विद हिज ब्रदर। अब यहां पर इस आधार पर हम देखेंगे, मेरा यही फ्रेज था, तो चूंकि इसकी जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसमें सोच नहीं सकते हैं, यह आपसे नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या क्लियर किया कि इन टेंडम का मतलब क्या होता है। तो इन टेंडम का मतलब है वन आफ्टर द अदर, मतलब है एक के बाद एक, ऐसा। तो वो क्या कह रहा है कि द सीट्स वर इन टेंडम, और अगर इन टेंडम के साथ विद लगाते हैं तो इसका मतलब होता है टुगेदर, और ही रन्स अ शॉप इन टेंडम विद हिज ब्रदर। अब यहां पर हम आते हैं अपने ऑप्शन पर, कह रहा है द आरबीआई शुड वर्क इन टेंडम ऑफ द आईबीसी, सेबी एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू वर्क आउट अ न्यू गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां होना चाहिए इन टेंडम विद, साथ मिलकर के जो है आईबीसी, सेबी एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री टू वर्क आउट अ न्यू गवर्नेंस फ्रेमवर्क। आरबीआई शुड, यहां पर क्या है कि आरबीआई को काम करना चाहिए टुगेदर, है ना, द आईबीसी, सेबी एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यहां पर मेरा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि ये है ये, और ये मेरा खत्म हो जाएगा, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब यहां पर मेरा आ रहा है वो है आंसर नंबर ए, और यही मेरा सही आंसर है। तो देखिए यहां पर यह जानकारी बहुत जरूरी है, और इसलिए मैंने कहा कि इस तरह के सवाल बनाने के लिए आपको जो है भाषाई समझ में थोड़े से ऊंचे स्तर तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस आएंगे तो उस ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करना और ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही ऑप्शन चुनना, इसमें जो है समझदारी बहुत जरूरी है। रूल्स यहां पर आप फॉलो नहीं कर सकते, नहीं करा सकते, कभी कभी कर जाए तो ठीक है, बट यहां पर देखिए कि इन टेंडम का दो मीनिंग है, एक तो पहला ये है और दूसरा ये वाला है। तो इन टेंडम के साथ जब विद लगता है तो इसका मतलब होता है टुगेदर। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर कह रहा है द न्यू ड्राफ्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एग्जेम्प्टिंग द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द पब्लिक कंसल्टेशन। अब देखिए द नंबर ऑफ का मतलब समझिए। सबसे पहले ये जो द नंबर ऑफ है इसका मतलब होता है की संख्या, ठीक है, क्या होता है? की संख्या, ठीक है। और इसको क्या कह रहा है कि द न्यू ड्राफ्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एग्जेम्प्टिंग द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। यहां पर होना चाहिए अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। क्या होना चाहिए? अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, और क्या है? अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। न्यू ड्राफ्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एग्जेम्प्टिंग अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, और फिर क्या कह रहा है कि टू एग्जेम्प्ट अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। अब यहां पर क्या है कि सबसे पहले तो हम अगर जिरंड वाइज देखें तो ये मेरा सही है कि क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर ये है टू एग्जेम्प्ट जो है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कई बारी कि ये V2, V1, V2 और V5 के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहां पर हम टू एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा यहां से खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मेरा बचता क्या है? मेनी। तो मेनी प्रोजेक्ट्स भी सही है मेरा। और अ नंबर ऑफ का मीनिंग समझिए, अ नंबर ऑफ का मीनिंग समझिए। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। तो दोनों, मेनी का मतलब भी वही है, कई हो जाता है कि द न्यू ड्राफ्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एग्जेम्प्टिंग। ये पक्का है कि किस चीज के लिए किया जा रहा है भाई? तो क्या है कि प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन से एग्जेम्प्ट कर लिया गया है। द नंबर नहीं, यहां पर होना चाहिए अ नंबर ऑफ,
या नहीं तो होना चाहिए मेनी, इसलिए ये दोनों मेरा मीनिंग जो है वो सेम दे रहा है, तो इसलिए, और यहां पर जो है ये गड़बड़ हो जाएगा, टू एग्जेम्प्ट की वजह से वो गड़बड़ हुआ है, तो मेरा 1 और 2 अगर हम इसको हटा लेते हैं, इंप्रूव करते हैं, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डी। अब देखिए थोड़ी सी बात हम कर लें, अगर हम बात करते हैं द नंबर ऑफ की, तो द नंबर ऑफ का मतलब जो है, मैंने क्या कहा, द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या। इसके साथ जो हम नाउन यूज करेंगे ये हमेशा प्लुरल होगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। ये ध्यान देने वाला है, इस पर भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। यहां पर आर नहीं लगाएंगे, ठीक है, यानी क्या है कि बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। अगर हम अब अ नंबर ऑफ की बात करें तो इसके साथ क्या हो जाता है, थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। हम अ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लुरल लगाते हैं और हम वर्ब भी प्लुरल लगाते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर कहें, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशन टुडे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशन टुडे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हमको यहां समझना है कि यहां हैव लगा और यहां इज लगा। दोनों के केस में जो परिस्थिति है, द नंबर के साथ क्या करना है कि द नंबर के साथ जो नाउन प्लुरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा, अ नंबर के साथ जो है नाउन भी प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल होगा। तो यहां पर मीनिंग वैसा ही आ रहा है, इसलिए आराम से रिप्लेस हो गया पहला और दूसरा। चलिए, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए यहां पर क्या है कि द चैलेंज बिफोर द आरबीआई इज टू इंश्योर दैट बैंकर्स अडॉप्ट ट्रांसपेरेंट लेंडिंग प्रैक्टिसेस व्हाइल नॉट साइंग अवे ऑफ। अब यहां पर देखिए कि ये इसके पहले, तो इसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए, फ्रॉम का प्रयोग होना चाहिए, अवे फ्रॉम, ठीक है। यहां पर फ्रॉम का प्रयोग होना चाहिए। अब देखिए यहां पर इज लगाया हुआ है, तो इसके साथ ही यहां पर नॉट होगा और साइंग होना चाहिए, व्हाइल नॉट साइंग अवे फ्रॉम। यहां पर जो है फ्रॉम होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहां नॉट साई कर दिया, तो ये हमें से एलिमिनेट हो गया, व्हाइल साइंग अवे नॉट फ्रॉम। अब देखिए कि यहां पर इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया है, वो गलत हो गया। और यहां पर देखिए व्हाइल नॉट साइंग अवे फ्रॉम, तो मेरा जो आंसर है वो सी है। यहां से हम आसानी से अगर तीसरे के साथ करें कि while not shying away from, तब जो है ये सही हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी और ग्रामर के हिसाब से भी। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाता है वो है आपका सी, ओनली 3 इज करेक्ट। क्योंकि ऊपर वाले में, पहले वाले में तो भाई यहां पर V4 को हटा दिया, जो कि इसकी वजह से यहां लगाया गया था, गड़बड़ हो गया, और यहां पर तो नॉट का क्रम ही चेंज कर दिया है, इस तरीके से नहीं लिखते हैं। चलिए, सेशन छोटा मैंने इसलिए रखा है कि आप इस तरह के सवाल को खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम अगले दिन कोशिश करेंगे कि 10 सवाल या 5 सवाल का एक सेशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। चलिए, आखिरी सवाल है सेशन का और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। यहां पर क्या कह रहा है कि यू मे हैव सीन फार्मर्स कंप्लेनिंग दैट दे गॉट अ पिटेंस एज पे आउट ऑफ द क्रॉप डैमेज दे सफर्ड, है ना। दे गॉट अ पिटेंस एज पे आउट ऑफ द क्रॉप, पे आउट फॉर द क्रॉप, यहां पर ऑफ नहीं होना चाहिए, उसके बदले उनको मिला है, तो यहां पर ये नहीं होना चाहिए, ये फोर है। अगेंस्ट वाला भी गड़बड़ है और बाय वाला भी गड़बड़ है। देखिए आसानी से ये समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि यू मे हैव सीन फार्मर्स कंप्लेनिंग दैट दे गॉट अ पिटेंस
एज पे आउट फॉर द क्रॉप डैमेज दे सफर्ड। तो इसीलिए यहां पर जो है सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, कि वो जो डैमेज हुआ है उसके बदले उनको भुगतान किया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दैट दे गॉट अ पिटेंस एज पे आउट फॉर द क्रॉप डैमेज दे सफर्ड, और इसीलिए जो दूसरा है बी यानी कि ओनली 2 इज करेक्ट, ये इसका सही आंसर होगा, और इसका जो आंसर हो गया वो हो गया बी। देखिए, आपको भाषाई डेवलपमेंट, प्रेपोजिशन के यूजेज, सेंस के हिसाब से सेंटेंस को यूज करना या फिर शब्दों का वहां पर चुनाव करना, किसी एक फ्रेज में सटीक शब्द का जो कॉम्बिनेशन है ये समझना, ये बेहतर तब होगा जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, अभ्यास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहां कुछ भी ऐसा रूल से आता नहीं है कि भैया इस शब्द का रूल है कि ये इसके साथ ही आएगा या इसके साथ ही आएगा। हम क्या करते हैं, हमेशा बेहतर ऑप्शन का चुनाव करते हैं। यहां अगेंस्ट और बाय है नहीं, ऑफ वहां सुटेबल नहीं है, फॉर सुटेबल ज्यादा है कि गॉट अ पिटेंस, है ना, दे गॉट अ पिटेंस एज पे आउट फॉर द क्रॉप डैमेज दे सफर्ड, इसीलिए हमने बी को चुना है। अगेंस्ट वहां नहीं होगा और बाय भी वहां पर नहीं होगा। तो इसीलिए यहां इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो बेहतर प्रैक्टिस की जरूरत है और समझदारी कि कौन से शब्द कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। हम अगर पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं या किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो वहां गौर करें कि शब्दों को कैसे रखा गया, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए। और ऐसे भी कहा जाता है कि एडिटोरियल तो पर डे पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। एक कॉलम को बिल्कुल आप पढ़िए, अब अंडरलाइन करिए, मीनिंग को लिखिए, उसके सेंस को समझने की कोशिश कीजिए, जो फ्रेजेस में शब्द की संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो कैसे लिखा गया है, तभी धीरे धीरे आप इसको बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज इस तरह का सवाल आएगा तो आप खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे और लगेगा कि तुक्का मारना पड़ा, समझदारी तो सटीक हुई नहीं, पता नहीं सही है या गलत है। तो इसको अगर कॉन्फिडेंस में तब्दील करना है तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आप कीजिए, आप ढूंढिए अपने सोर्स से और इस तरह के सवाल को बनाइए, फिर हम यहां पर इसी तरह के एक सेट के साथ उपस्थित होंगे। उम्मीद तो ये है कि ये सेट आपको पसंद आया होगा और आप 5 में से 5 अंक लाए होंगे। तो आप लिख करके मुझे बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। उम्मीद तो यह है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए और पढ़ाई लिखाई जोर शोर से करते रहिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, keep practicing. Thank you. God bless you.